परिकल्पना के माध्यम से हम मूलभूत कल्पना को साकार करने का प्रयास करते हैं और इस तरह से समूह संरचना का निर्माण होता है। उन मूलभूत तत्वों से और उन तत्वों के अनुसार किए गए अंग संचालन से, गति से, चाल से और लयकारी से उस पद्धति की प्रस्तुति के पीछे जो विशिष्ट विचार होते हैं उसे शैली की संज्ञा प्राप्त होती है। और कथक में एक प्रतिमा है जो है स्वप्रतिमा, मतलब कि स्वयं प्रभा शैली। अब अगर हम अलग अलग नृत्य शैलियों के बारे में विचार करें तो उनके पीछे आने वाले आकार, मतलब निर्मित होने वाले आकार, और जिस रंगमंच के आकाश पर हम उसे देखते हैं, जैसी पृष्ठभूमि में देखते हैं, वो आकार उसी तरह के होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ आकार होते हैं गोल, अर्धगोलाकार, पंचकोण, कोण, त्रिकोण, मतलब अलग अलग आकार होते हैं। इसके अलावा सीधी रेखा या सरल रेखा होती है। अगर हम रेखाओं का विचार करें तो कथक में सरल रेखा का ही अधिकार होता है। अब मैं आप सबको विस्तार से सरल रेखा के बारे में बताती हूँ। आप सब लोगों ने एक कतार में खड़े पेड़ तो देखे ही होंगे, जैसे कि सुपारी के पेड़, जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ठीक इन्हीं पेड़ों की तरह कथक में भी इसी तरह की सरल रेखा सुंदर लगती है। इनमें से कुछ वक्राकार तो होते हैं, लेकिन मणिपुरी नृत्य की तरह गोलाकार के अंदर गोलाकार नहीं होता और ओडिसी की तरह अर्धगोलाकार भी नहीं होते। और जिस तरह से ये पेड़ हवा के झोंकों से झूमते हैं, नाचते हैं, वैसी ही लयकारी कथक में भी है। अभी हमने आपको कथक की सरल रेखा के बारे में कुछ जानकारी दी और इसकी प्रशंसा में भी हमने बहुत कुछ कहा, किंतु हस्त संचालन के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं कहा है। कथक में जो हस्त संचालन होते हैं वो सरल हैं और हमें क्षितिज तक ले जाते हैं। वो असीम हैं, उन पर कोई बंदिश नहीं। इधर हाथ किया तो यहाँ से जाने वाली रेखा दिखाई देती है, यूं किया तो ये वाली रेखा दिखाई देती है, सामने किया तो सामने वाली रेखा। मेरा मतलब कि इन रेखाओं की कोई सीमा नहीं होती। शायद इसीलिए कथक की रचना हमेशा मुक्त रूप में दिखाई देती है। अब बात करते हैं तत्कार की, जो कथक का पदन्यास है, क्योंकि उसमें तत् जैसी चपत आवाज भी होती है और ये आवाज सुमधुर होती है। जब जमीन पर पैर थिरकने लगते हैं तो अलग अलग तरह की आवाज उत्पन्न होती है, कभी उग्र, कभी धीमी, कभी कोमल या मुलायम, जिनसे वातावरण में एक खूबसूरत नादमय स्वरूप बन जाता है। इसे हम क्या कहें समझ नहीं आता, संगीत ही कहना होगा। और जिस पदन्यास में संगीत नहीं होगा उसे हम पदन्यास कभी नहीं कहते। हम पैरों में 100-150 घुंघरू बांधते हैं और उन घुंघरुओं को बांधने की भी एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है। उसे नीले धागे से बांधा जाता है ताकि वो तारों और नक्षत्रों की तरह चमकते दिखाई दे। शास्त्रज्ञ यही मानते हैं। इस तरह से किया गया पदन्यास अलग अलग जातियों में, मतलब गण, मात्राओं के गण या समूह इसी तरह चलते हैं। और अब इस बारे में विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। मान लो आप षष्ठ जाति में कुछ कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप झूले पर बैठे हैं या झूल रहे हैं। और अगर आप खंड जाति में कुछ कर रहे हैं, तग तगिट तग तगिट तग तगिट तग तगिट, जैसे तुम रेलगाड़ी में बैठे हो। और अगर आप चौगुन में जाओगे, ढगिन तिनक दिन, जैसे आप घुड़सवारी कर रहे हैं। और अगर आप मिश्र जाति में जाओगे तो धाधिन नाधाधिन, तातिन नाधाधिन, जैसे कमर पर घड़ा रखकर ठुमकती ठुमकती एक गांव की युवती चली जा रही है, ऐसा लगता है। मतलब के अलग अलग मात्रा के अलग अलग भाव होते हैं, जिसे हम पूर्ण रूप से कथक के पदन्यास से व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखें इसका प्रात्यक्षिक। तक
है